Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sonika. Am I audible to you? Yes, ma'am. कल वाली शीट की थी आपने कंप्लीट? नहीं मैम। पूरी नहीं हुई अभी? नहीं मैम, मैं आज कंप्लीट कर लूंगी फिर। हाँ, आज कंप्लीट कर लेना, फिर डाउट पूछ लेना बाद में। आज अभी हम बाकी दो का भी वेट कर लेते हैं, फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ। ओके, तो महक और अलीशा, आप लोगों ने कल वाली शीट के कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं? मैम मुझे 14 क्वेश्चन में डाउट था क्योंकि इसमें ग्राफ बनाया हुआ था ना। अच्छा, 14 क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ था। यस मैम। देखो, उसमें क्या होगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी वेलोसिटी स्क्वायर से इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट से इंक्रीज होगी, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, वेलोसिटी भी बढ़ती, तो दोनों साथ में बढ़ती, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता आपका, ठीक है? बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है, देखो, जीरो से अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो वन बढ़ी, चलो यहाँ पे भी वन हुआ, यहाँ से अगर ये टू होगी तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फोर। तो ये ग्राफ बनेगा तो अपवर्ड, पर बनेगा ये कर्व। कि दोनों की वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो रही है, पर स्क्वायर के अमाउंट से, कि इक्वली नहीं बढ़ेगी। इक्वली बढ़ेगी तब तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? तो कैसी लाइन आएगी आपकी? कर्व आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। और बाकी महक, कितने क्वेश्चंस किए हैं आपने? मैम अभी 13 करे हैं। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हम वो शीट आपने ना कल तक कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में जितना जितना पता है वो बताओ बारी बारी, ठीक है? सबसे पहले सोनिका, ग्रेविटेशन के बारे में आपको क्या पता है? बोलो।
मेन मास इनटू एक्सेलरेशन हो सकता है। बोलो सोनिका, कुछ बोल रहे हो आप? दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अलीशा। मैम ग्रेविटेशन फोर्स जैसे कि जो हमारी अर्थ है और वो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स लगाती है, जो हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, महक। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो फोर्स हमें अर्थ के टुवर्ड्स पुल करती है, जो मास पे डिपेंड करती है। चलो, अब कुछ एक देखो, आप लोगों ने जो बोला सही बोला है आपने, बट कुछ एक चीजें हम इन सबको इकट्ठा करके देखते हैं क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो सबसे पहले तो आपने बोला कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स, बॉडी यानी कि वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। दो बॉडीज हैं, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मास भी होगा। तो दो मासेस के बीच में, दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जहां तक हम बात करते हैं ना बच्चे अर्थ की, हम तो किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को रोज ऑब्जर्व करते हैं? हम तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में ही पता है हमें, ठीक है, कि अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमें क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, अब देखो, इस तरह से अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अर्थ अपनी तरफ जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी। ठीक है, इसको बोला जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? स्पेशल वर्ड है जो हमने अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिया है। ठीक है, जैसे बाकी सब ऑब्जेक्ट की इंक्लूडिंग अर्थ हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, पर अर्थ के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया ग्रेविटी, कि अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे ग्रेविटी। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए दैट ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी आर टू डिफरेंट वर्ड्स। Gravitation word is used universally for all objects, but gravity word is specifically used for earth force of attraction. Clear? इतना छोटा सा पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया पहले। यस मैम। देन जब हम इस फोर्स की बात करते हैं तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, हमारे सोलर सिस्टम में सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स, मिल्की वे, गैलेक्सी, जो भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का मास होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं तो हमारे लिए मैटर करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये चीज ज्यादा मैटर करती है क्योंकि हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो हमें बाकियों से इतना मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मून और सन से है हमें, कि मून और सन से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिलेशन है उससे हमें फर्क पड़ता है। बट इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी जिसका मास होगा तभी बॉडी एग्जिस्ट करेगी, उन सब की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब थोड़ा सा हम अपने जो बाकी प्लैनेट्स हैं और आपका जो सन वगैरह है उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सन की। ठीक है, ये जो सन है इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अराउंड किस तरह के इलिप्टिकल हैं, इसके अराउंड किस तरह के ऑर्बिट में है सारे प्लैनेट? एक इस तरह से हर प्लैनेट का अपना अपना क्या है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब आपने छोटे होते सोलर सिस्टम तो बनाया होगा, कुछ इसी तरह से बनाया था, इसी तरह से बनाते हैं हम सोलर सिस्टम। तो अब जैसे कि प्लैनेट्स की बात करते हैं कि अलग अलग प्लैनेट हैं, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अराउंड। चलो प्लैनेट्स ले लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्लैनेट, सेकंड प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट। ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके,
ये सारे के सारे प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में। देखो पहले ये थ्योरी पता नहीं थी, पहले क्या लगता था, पहले के लोगों को लगता था कि सन हमारे अराउंड घूम रहा है और हम एक जगह पे स्टेबल है, यानी अर्थ एक जगह पे स्टेबल है, सन जो है अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बट बाद में क्या, बाद में जो आपके साइंटिस्ट थे, सबसे पहले तो इंडियन साइंटिस्ट की बात करूं तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने लोगों को बताया दैट कि सन नहीं घूम रहा है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। बट लोगों ने उनकी थ्योरी नहीं मानी, लोगों को बिलीव था, ठीक है, बिलीव है लोगों का कि नहीं हमारी अर्थ जो है क्या है, अर्थ को बहुत मानते थे ना, ऐसे आप बोल सकते हो जैसे कि आस्था होती है सबकी अपनी अपनी, हाँ कि अर्थ वो एक अर्थ के अराउंड नहीं, सन जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ नहीं घूम रही है, तो नेग्लेक्ट कर दिया लोगों ने उनकी थ्योरी को, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर निकलस, ठीक है, कॉपर निकलस ने ये थ्योरी दी, ठीक है। फिर उस पर उसके पास भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। फिर उसके बाद आया कैपलर, ठीक है, कैपलर ने क्या किया, लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन बताए, यानी प्लेनेटरी मोशन जो है ये चीज जो है इसको उन्हें विद लॉज एक्सप्लेन किया। तो आपने पढ़े होंगे कैपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, उसने बताया कि प्लैनेट्स जो है किस तरह से सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताई उसने। सबसे पहले तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है सबसे ज्यादा, ठीक है, सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो सन की सबसे ज्यादा है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी सारे प्लैनेट से ज्यादा है। और प्लैनेट्स में किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है सबसे ज्यादा, हाँ जी, किस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट जिसका मास सबसे ज्यादा है। तो सन, सोलर सिस्टम में सन की ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, इसलिए सारे जो भी आपके प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लैनेट्स में देखा जाए तो जुपिटर सबसे बड़ा है, जुपिटर का मास सबसे ज्यादा है, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। देखो ये बात गलत नहीं है कि सन जो है मूव कर रहा है, पर याद रखना सन किस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे लगा लो, ये आपका जो सन है इस तरह से कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव कर रहा है, और बाकी सारे प्लैनेट जो हैं इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, ऐसे चला हुआ है सन, सन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। प्लैनेट्स के अराउंड नहीं मूव कर रहा है, सन अपने पाथ पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सन स्टेशनरी नहीं है, सन भी मूव करता है, पर प्लैनेट्स के अराउंड नहीं, उसका पाथ अलग है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो, चलो अब हम सन की बात कर रहे हैं कि ठीक है सन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो इसी वजह से क्या है सारे प्लैनेट जो हैं सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबका अपना अपना, जैसे एक प्लैनेट का ऑर्बिट हो गया, ये दूसरे प्लैनेट का ऑर्बिट हो गया, सब प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में इसके अराउंड घूम रहे हैं। कैपलर ने इसी के बारे में बताया। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का जो चैप्टर है हमारा, उसी के अंडर कैपलर्स लॉज भी आते हैं, हम उनको पढ़ लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा प्लानिटरी मोशन किस तरह से है। फिर हम अर्थ पे आएंगे, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके बारे में हमारी लाइफ में उसकी क्या इन्फ्लुएंस है उसको पढ़ेंगे। समझ आ गया किस तरह से चैप्टर कंप्लीट करना है, बोलो। यस मैम। इंटरेस्टिंग नहीं लगता तुम्हें ग्रेविटेशनल चैप्टर, मतलब नई नई चीजें देखने को मिलती है इस चैप्टर में, क्या बोरिंग लगता है? बोलो। इस तरह से यहाँ पे हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट ले लिया हर प्लैनेट का, हर प्लैनेट का अपना अपना एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। तो फर्स्ट लो यहाँ पे मैं लिखवाती हूँ आपको, लिखो कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
प्लैनेटरी की प्लैनेट्स किस तरह से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके बारे में बताया हुआ है इसमें। ठीक है, जो नॉन मेडिकल से हैं, अलीशा आप तो कौन सी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स या आर्ट? मैम कॉमर्स। कॉमर्स। बाकी दो सोनिका और महक पढ़े हैं कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? यस मैम। बताना थोड़ा बहुत क्या क्या याद है आप लोगों को, ऐसे इन जनरल पूछ रही हूँ, जितना याद है, कोई स्ट्रेस नहीं है कि सब कुछ ही याद है, सब कुछ ही बताना है, जितना याद है उतना बताओ। मैम बोलो। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हम्म और बोलो, किस ये अभी किसने बोला, अलीशा ने बोला या महक ने बोला? महक ने बोला, यस मैम। तो अलीशा बताएगी फिर एक। मैम मैंने पढ़ा ही नहीं है, फिजिक्स ही नहीं पढ़ी मैंने तो। फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ी? मैम मैं कॉमर्स की हूँ। आप भी कॉमर्स के हो? मैम मैं ही कॉमर्स की हूँ। ओ अलीशा नहीं, सोनिका बोलना था मैंने, सोनिका, नाम मिक्सअप हो गए, मुझे लगा सोनिका ने भी कॉमर्स पढ़ा है। हाँ जी सोनिका, याद है थोड़ा बहुत? मैम नहीं याद है तो मना कर पर दो। पढ़ा तो था पर अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं है। अभी आप कहाँ पे हो? ऐसे आवाज आ रही है जैसे ट्रैवल कर रही हो। क्या? ऐसी आवाज आ रही है जैसे आप ट्रैवल कर रही हो। नहीं मैम, ट्रैवल तो नहीं कर रही, पर घर में फंक्शन है ना तो शोर शराबा इसमें। घर में फंक्शन लगा और आप क्लास में बैठे हो? वाह, क्या फंक्शन है घर में कोई? मेरे भाई को लड़का हुआ है। फिर आप नहीं कर रहे एंजॉय? मैं थक गई इसलिए अब क्लास ले रही हूँ बैठ के। ठीक है, रेस्ट करने के लिए आप क्लास में आई हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, है ना? अभी मैम फिर भी शाम को भी नचवाना उन्होंने। अच्छा, शाम, इसलिए अभी तो शांति से बैठ जाओ। आप हरियाणा में कहाँ से हो सोनिका? बहादुरगढ़। अच्छा ठीक है, चलो। मैम ये दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा से नहीं है? ये दोनों अलीशा, अलीशा आप उन्ना से हो ना? मैम मैं होशियारपुर से हूँ। ये होशियारपुर। महक आप उन्ना से हो ना? हाँ, होशियारपुर पंजाब में, और वो दूसरा? एक एक हिमाचल, उन्ना डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, और एक होशियारपुर से है। ना तुम लोगों ने कभी मेरे से तो पूछा ही नहीं मैं कहाँ से हूँ। मैम आप भी बता दो। चलो गैस लगाओ, मैं कौन सी स्टेट से हूँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। हाँ, शक्ल से हिमाचली लगती हूँ मैं। हाँ जी, मैं हिमाचल से हूँ। ठीक है? मैम हिमाचल तो इतना बड़ा है, एग्जैक्ट बताओ ना कहाँ से हो? मंडी पता है आपको? हिमाचल में, हिमाचल वालों को तो यस पता मैम। होगा। यस मैम पता यस है। मैम। हाँ, तो मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, है ना? जो ओके। मंडी अभी बहता बहता बच गया ना, ब्यास जिसको बहा के लेके जा रही थी, उसी मंडी से हूँ मैं। ठीक है? मंडी जगह का नाम है? हाँ जी, हमारे यहाँ सब्जी मंडी होती है। सब्जी मैं वाली वो मंडी नहीं है लड़की, है सब्जी वाली मंडी। देखो, सब्जी वाली मंडी नहीं है, मंडी बहुत खूबसूरत जगह है ना? चलो क्लास के एंड में मैं तुम्हें मंडी दिखाती हूँ, फिर पहले पढ़ लेते हैं, है ना? चलो, अब यहाँ पे कैपलर ने बताया प्लैनेट्स के बारे में। देखो, उसने सबसे पहले सबसे बेसिक चीज बताई। उसने ये बोला कि जो आपका सन है, ठीक है, सन जो है एक फोकस पे सेट है। इन सारे प्लैनेट्स का जो फोकाय है, फोकाय यानी कि इन सब का जो फोकस है वो क्या है? सन। फोकस का प्लूरल होता है फोकाय, ठीक है? इन सब का फोकाय क्या है? सन। सन बिल्कुल सेंटर पे है, और सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं।
देखो ऑर्बिट इसने ये नहीं बोला कि सर्कुलर है, इसने कहा इस तरह से। अब जब भी हमने छोटी क्लासेस में सोलर सिस्टम देते थे ना ड्रॉ करने के लिए, ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट ही बनाते थे हम। तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हो गया उसका लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट लॉ आ गया आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में बोला that all planets revolve around a sun in an elliptical orbit। चलो पहली बात हमें समझ आ गई कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट लॉ हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में देखो उसने क्या बताया, उसने कहा कि सन से जो प्लैनेट का डिस्टेंस है, ठीक है, अब कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा यहाँ से वहां, चलो किसी और कलर से, ये सन से प्लैनेट का डिस्टेंस जो है इसको आप आर बोल सकते हो, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। पर यहाँ पे देखो अगर मैं इस ऑर्बिट की बात करूं, यहाँ पे ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह से है ना ये ऑर्बिट, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये चेंज होता रहता है। तो उसने सिंपल सी चीज बताई हमें, उसने क्या बोला कि जब तुम ये बोल रहे हो कि तुम ये सन है, ठीक है, अब सन के अराउंड ये मान लो जो भी प्लैनेट है सन के अराउंड, ये प्लैनेट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कि सपोज करो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े तो नहीं है एक्चुअल में, तो सन और प्लैनेट अलग अलग है, सपोज करो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इस तरह से जब प्लैनेट चलेगा ये वाली लाइन क्या करेगी, ये वाली लाइन जो है इस बीच वाले एरिया को स्वीप करेगी, ऐसे पास होगी ना ये लाइन, इस तरह से जैसे घड़ी की सुई पास होती है, प्लैनेट चलेगा तो इनके साथ साथ में ये लाइन भी पास होगी, ये लाइन भी पास होगी, तो ये लाइन किस तरह से लगेगी, ऐसे, ये बीच वाले एरिया को क्या करेगी लाइन, इनके बीच में जो ये जो एरिया है इसको स्वीप करेगी, इसको स्वीप करते हुए जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कवर करने पे ये सारा एरिया जो है ये स्वीप किया इस लाइन ने, ये सारा एरिया। सपोज करो यहां से यहां गई, जब ये प्लैनेट जो है यहां से इस जगह पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसने ये वाली लेंथ कवर करी, ये वाला एरिया स्वीप किया, तो 1 घंटा लग गया सपोज इसको ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया स्वीप करने में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब आपका प्लैनेट जो है इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया प्लैनेट, तो अब आप देखोगे कि सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे तो ज्यादा था, यहाँ पे ये डिस्टेंस कम हो गया। अब इसी लाइन की जो हम बात कर रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे देखो, अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आने में ये वाला एरिया स्वीप करेगी। अब मैं सपोज करती हूँ कि जितनी लेंथ यहाँ पे है उतनी ही लेंथ यहाँ पे उसने स्वीप करी, तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे। पर देखो ये वाला एरिया जो इसने स्वीप किया ये तो कम है, ये वाला एरिया ज्यादा है, पर कैपलर ने बोला कि जो एरिया स्वीप होगा वो इक्वल टाइम में इक्वल होगा, कि अगर 1 घंटे में 100 मीटर स्क्वायर एरिया स्वीप कर रहा है प्लैनेट, तो 1 घंटे में 100 मीटर स्क्वायर एरिया ही स्वीप करेगा। फिर यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, तब ये एरिया जो है ये और एरिया बराबर होगा। यानी यहाँ पे 1 घंटे में 100 मीटर स्क्वायर एरिया स्वीप करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा और यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे 1 घंटे में सिर्फ इतना सा डिस्टेंस किया और यहाँ पे 1 घंटे में इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस चीज से इसने एक ऑब्जर्वेशन निकाली कि जब प्लैनेट जो है सन से दूर होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है कम, पर जब प्लैनेट सन के पास होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है ज्यादा।
देखो किस तरह से याद रखना है, जब सबसे दूर है प्लैनेट, प्लैनेट सन से दूर है यानी कि अवे है, तो ए से याद रखना है आप लोगों ने एपेहिलियन, सबसे दूर वाले पॉइंट को बोलेंगे एपेहिलियन। और जो सबसे पास वाला पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पास वाले पॉइंट को पी से याद रखना है पेरिहिलियन। पेरिहिलियन यानी पास वाला पॉइंट, एपिहिलियन यानी कि दूर वाला पॉइंट। तो व्हेन प्लैनेट एट एपिहिलियन, उसकी वेलोसिटी होती है सबसे कम, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है। और जब वो पास आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। इतनी सी बात बताई कि जितना प्लैनेट सन से दूर जाएगा उसकी स्पीड उतनी स्लो होगी, और जितना पास होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। कंसेप्ट समझ आया? क्या बताया उसने सेकंड लॉ में? बोलो। कि पास है प्लैनेट तो वेलोसिटी ज्यादा है, दूर है प्लैनेट तो उसकी वेलोसिटी, रिवॉल्विंग वेलोसिटी क्या है? कम है। क्लियर? मैम बट एक चीज है जो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? सेकंड को बोलोगे आप लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? एरिया स्वीप बाय प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। एरिया तो वो बराबर ही स्वीप कर रहा है सेम टाइम में। देखो यहाँ पे जितना एरिया स्वीप किया, यहाँ पे भी 1 घंटे में उतना ही एरिया स्वीप किया, पर यहाँ पे जल्दी चला, यहाँ पे आराम से चला, पर एरिया तो बराबर है दोनों केसेस में, जितना एरिया यहाँ पे उतना एरिया यहाँ पे। क्लियर? तो एरिया सेम स्वीप कर रहा है, तो इस चीज को हम बोल देते हैं एरियल वेलोसिटी। कि एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी बढ़ रही है और कम हो रही है, पर एरियल वेलोसिटी रहेगी उसकी कांस्टेंट। समझ रहे हो? एरिया जो स्वीप करेगा प्लैनेट वो तो सेम रहेगा, कि यहाँ पे जितना एरिया स्वीप किया यहाँ पे भी उतना ही करेगा, ठीक है। बट इसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी इसकी घूमने वाली रिवॉल्विंग एंगुलर वेलोसिटी है, वो बढ़ती और कम होती रहेगी। समझ आ गया सेकंड लॉ? बोलो। पहले उसने ये बताया एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, दूसरे में बताया कि जब पास है तब तेज चल रहा है, दूर है तब आराम से चल रहा है। फिर इसके बाद थर्ड लॉ में उसने क्या बताया? देखो थर्ड लॉ में उसने बताया कि जब आप ये कंसीडर करोगे, चलो एक बारी मैं मिटा लेती हूँ फिर बताती हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इस चीज को। चलो कहाँ चला गया सन? ये आ गया सन। सन के ओके। तो सेकंड लॉ में उसने हमें बताया कि देखो अगर प्लैनेट जो है सन के पास है, ठीक है, तो उसका ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है इसका सरकमफ्रेंस भी क्या होगा? कम होगा ना, क्योंकि ये वाला सेमी मेजर एक्सिस है इसका जो है ये कम होगा। बट अगर दूसरे प्लैनेट के लिए मैं देखूं, ठीक है, ये जो हमारा सेकंड प्लैनेट है इसके लिए देखो ये रेडियस कितना ज्यादा हो गया, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है। तो उसने ये बताया थर्ड में, थर्ड को बोलते हैं हम लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। थर्ड में उसने बोला कि अगर प्लैनेट सन से दूर जा रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ेगा। इस चीज पे बात पे आती हूँ मैं, पहले यहाँ पे देखो पास है प्लैनेट, छोटा सा रास्ता है, जल्दी कवर कर लेगा।
दूर हो गया प्लैनेट, रास्ते को कवर करने में, पूरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, अप्रोक्स 365 डेज एंड 6 आवर। इतना टाइम लगता है अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है आपका, मरकरी। यानी मरकरी को अर्थ से कम टाइम लगता होगा क्योंकि वो तो पास है, अर्थ तो तीसरे नंबर पे आती है, तो अर्थ ज्यादा दूर होगी, मरकरी पास हो गया, तो मरकरी का टाइम पीरियड कम होगा, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, कि जितना प्लैनेट जो है सन से दूर जाएगा उसको उतना टाइम लगेगा सन के अराउंड ऑर्बिटिंग करने में। अब देखो अर्थ को लगते हैं 365 डेज, उसकी जगह पे अगर हम मरकरी को देखें ना, मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं, देख रहे हो, सिर्फ 88 डेज लगा लो, 3 महीने, 3 महीने में एक चक्कर पूरा कर लेता है मरकरी, और अर्थ को लग रहे हैं 365 डेज, क्योंकि अर्थ दूर है। जो प्लैनेट सन के जितना पास होगा वो उतनी जल्दी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, क्यों, उसका रेडियस कम है तो उसका पाथ भी क्या होगा, कम होगा। समझ गए। अब उसने फिर ये बताया कि कितना, कि अगर रेडियस जो है क्यूब से बढ़ेगा तो टाइम जो है स्क्वायर से बढ़ेगा। कि पहले लगा लो, ऐसे मान लगा लेती हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं कि लगा लो 2 मीटर था पहले रेडियस, अगर रेडियस हो गया तुम्हारा 8 मीटर, यानी कि क्यूब से बढ़ गया, तो पहले तुम्हें टाइम लग रहा था लगा लो 2 घंटे। अगर रेडियस तुम्हारा क्यूब से बढ़ गया तो टाइम स्क्वायर से बढ़ जाएगा, अब कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। ये मतलब होता है ये स्क्वायर और क्यूब का, कि रेडियस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, रेडियस अगर क्यूब से बढ़ गया तो टाइम स्क्वायर से बढ़ जाएगा। समझ गए। बोलो बच्चे। आपको यस पता जुपिटर को ना 12 साल लगते हैं, 12 साल लगते हैं अर्थ के अराउंड एक चक्कर पूरा लगाने में। बहुत बड़ा टाइम होगा ना 12 साल, ठीक है। और जुपिटर तो चलो फिर भी पास है, सबसे लास्ट में कौन सा प्लेनेट है, नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। तो सोचो फिर नेपच्यून को कितना टाइम लगता होगा। जो आपका सैटर्न है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है ना, सैटर्न को 29 साल लगते हैं एक चक्कर पूरा लगाने में। और प्लूटो को तो हमने एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया ना, डॉर्फ प्लैनेट, क्योंकि वो क्या है, छोटा है प्लैनेट, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया, वो तो बहुत दूर है। बट वैसे प्लूटो का टाइम देखा जाए तो 284 ईयर्स, 284 साल लगते हैं उसको सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में। तो जितना दूर प्लैनेट सन से जाएगा उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने में। समझ गए। बोलो। पास वाले प्लैनेट जल्दी पूरा कर लेंगे, दूर वाले प्लैनेट्स को टाइम लगेगा। समझ आ गए कैप्लर्स लॉ। पहले में लॉ में उसने सिंपल बताया कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरे में उसने बताया उनकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट एंगुलर वेलोसिटी दूर जाने पे कम हो जाती है, पास आने पे बढ़ जाती है। फिर उसने कहा कि जितना प्लैनेट सन से दूर जाएगा उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। क्लियर। कैप्लर्स लॉ सिंपल टर्म में समझा दिए मैंने आपको, आगे समझ में। बोलो। यस मैम। ठीक यस है। अब देखो कुछ एक चीजें देखते हैं, चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब हम सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, आज थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं इस चीज का। जब हम सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सोलर सिस्टम में इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, तभी तो सारे प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखो, अगर हम 3 चीजों का एग्जाम्पल लें बस, सन, मून और अर्थ, ठीक है, ये सन हो गया,
यहाँ पे ये अर्थ का एग्जांपल ले लिया हमने, और अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है आपका मून। ये तीनों जो है ना ज्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए, इन तीनों का रिलेशन जो है आपस में वो ज्यादा मैटर करता है। देखो अब ये जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है मून, क्योंकि मून इसकी नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून जो है, अर्थ जो है मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तभी तो इसने पकड़ के रखा है मून को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में। इसके अराउंड मून जो है घूमे जा रहा है, जैसे सन ने अर्थ को होल्ड करके रखा है, तो सन ने मून को भी तो होल्ड किया है कहीं ना कहीं। सन मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अर्थ पे भी लगा रहा है, पर पास कौन है? अर्थ और मून पास है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है आपकी? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि ये दो मास हैं आपके, ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों का मास जितना ज्यादा होगा, इन दोनों का जितना ज्यादा मास होगा, इन दोनों के बीच में उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। और ये जितने पास रहेंगे, अगर ये दूर जा रहे हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बनता है Gm1m2 अपॉन r²। ठीक है, वेयर जी, दिस कैपिटल जी, देखो याद रखना कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों अलग अलग होते हैं। ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी पूरे पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू वगैरह के बारे में तो मैं बताऊंगी, पर इतना पता लग गया कि प्लैनेट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगाते हैं? उनके मास के प्रोडक्ट के बराबर, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों देखो, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो मून और सन का डिस्टेंस ज्यादा है पर मून और अर्थ का डिस्टेंस कम है, इसीलिए अर्थ ने अपने पास होल्ड किया है मून को, इसीलिए मून जो है सन की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है पर उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब आपको पता, मून भी अर्थ के लिए उतना ज्यादा जरूरी है, मून की अट्रैक्शन भी अर्थ के लिए जरूरी है। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। भले मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो थोड़ी वीक है एज कंपेयर टू अर्थ, पर वो अर्थ को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? देखो यहाँ पे ये जो आपका मून है, जब ये रिवॉल्व करेगा ऐसे अर्थ के अराउंड, जब ये रिवॉल्व करेगा तो एक टाइम पे क्या होगा? ये अर्थ के बहुत पास होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था ना पीछे, एक टाइम पे प्लैनेट जो है वो सन के बहुत करीब था और एक पॉइंट पे दूर था, तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। दिन में 2 बार, दिन में 2 बार मून जो है अर्थ के बहुत नियर होता है। तो उस टाइम पे आपने टाइड, स्प्रिंग टाइड के बारे में सुना होगा, दैट ओशनिक वाटर जो है दिन में 2 बार राइज करता है और 2 बार पोल करता है। ऐसा क्यों? जब मून, देखो ऐसे मून जो है जब अर्थ के बिल्कुल पास आ जाता है तो वो मून पे अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, और बाकी सारी चीजों को तो खींच नहीं सकता फ्रीली। क्या एयर तो चलो अलग बात है, एयर को छोड़ के और क्या है? लिक्विड है, तो लिक्विड यानी पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो पानी ऊपर की तरफ, लहरें जो है ऊपर की तरफ उठती हैं, फिर दोबारा से डाउन आ जाएंगी। ठीक है, ये वाली चीज होती है। स्प्रिंग टाइड के बारे में सुना होगा आपने, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको स्प्रिंग टाइड।
होप सो यहाँ पे मिल जाए कोई पिक्चर। देखो इस तरह की मूवमेंट होती है कुछ, क्लियर होने दो इस पिक्चर को, रुको। इस तरह से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है ओशनिक वाटर जो है, किस वजह से? क्योंकि मून उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ऐसे कुछ इस तरह से उठती हैं स्प्रिंग टाइड। दिन में ऐसे ऊपर की तरफ उठता है पानी 2 बार, और 2 बार फिर नीचे भी आएगा। तो सन जब मून जो है अर्थ के बिल्कुल पास होता है, ठीक है, अर्थ के बिल्कुल पास होता है, तो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ पे दिखाता है। उसकी वजह से क्या आती हैं आपकी, ये स्प्रिंग टाइड्स आती हैं। लोग सर्फिंग करने जाते हैं ना, सर्फिंग तो देखी होगी आपने, जब ऐसे टाइड्स उठती हैं तो वो सर्फिंग करते हैं। तो ये टाइड्स उठती किस वजह से है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन अर्थ। यानी कि जितनी इंपॉर्टेंट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट मून की भी है। अगर देखो ये मून नहीं होता ना बीच में, लगा लो कि ये मून नहीं है बीच में यहाँ पे, लो अब इसको क्या हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी कि ये जो आपकी अर्थ है, ठीक है, इस तरह से अर्थ बनाई ना मैंने, ये तो ये अर्थ, ठीक है, इस तरह से आ गया यहाँ पे मून, और यहाँ पे है सन, ठीक है। अगर बीच में ये मून नहीं है सपोज, तो सन क्या करेगा, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली अर्थ पे लगाएगा। मून क्या करता है, देखो इस तरह से है ना, यहाँ पे मून अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाए रखता है, इसी की वजह से अर्थ क्या है, टिल्टेड है। आपने देखा है ना, अर्थ सीधी थोड़ी रोटेट करती है, अगर देखा होगा ज्योग्राफी में, टिल्टेड है, क्योंकि ये मून की तरफ अलाइन रहती है। ऐसे है, ये मून है, मून की तरफ थोड़ी अलाइन रहती है, तभी तो ऐसी टेढ़ी है, थोड़ी इंक्लाइंड होके रोटेट करती है। तो मून क्या करता है, इसकी रोटेशन को थोड़ा कंट्रोल करता है, वरना अर्थ क्या करेगी, बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करेगी। अगर मून नहीं है तो अर्थ की रोटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अर्थ जल्दी जल्दी रोटेट करेगी तो सीजन जो है वो जल्दी जल्दी चेंज होंगे, सीजन जल्दी जल्दी चेंज होंगे, बहुत ड्रेस्टिक चेंज आएंगे अर्थ के एटमोस्फेयर में। और क्या होगा, अब ये जल्दी जल्दी घूमना शुरू कर देगी, तुम हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी घूमना शुरू कर दो तो बाहर की तरफ फोर्स बढ़ जाती है। जब ये जल्दी जल्दी घूमना शुरू कर देगी, अर्थ पे अर्थक्वेक, आपका सुनामी, ऐसी जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मून भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, ठीक है, जितने की मून के लिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी दोनों का को रिलेशन है आपस में, ठीक है। ये सन मून अर्थ, अगर मून हट जाए तो सन अपनी अट्रैक्शन डायरेक्ट लगाएगा अर्थ पे, और अर्थ का जो सामान है यानी हम हैं, अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट हैं, हम स्ट्रोंगली जो है सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सुनामी, वाटर को अट्रैक्ट करेगा सुनामी, अर्थक्वेक, ऐसी जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा हमें। तो सन मून और अर्थ तीनों का जो रिलेशन है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आर, मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्बिनेशन, जो सीजन चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट है, अर्थ की रोटेशन है, जितनी भी चीजें हैं, सब इन तीनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन और इन तीनों के आपस के रिलेशन पे डिपेंड करता है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, जीएस की क्लास लगती है आपकी या अभी नहीं? मैम सिर्फ 2 बार लगी है। हाँ, तो जब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? मैम यूनिवर्स। यूनिवर्स, हाँ, तो उसी में पढ़ोगे आप ये सारी चीजें दोबारा से,
जो यहाँ पे पढ़ी है ना, ज्योग्राफी में जब यूनिवर्स पढ़ोगे उसको दोबारा से पढ़ोगे आप। क्लियर? चलो अभी के लिए इतना तो रिलेशन तो समझ आ गया, बेसिक बेसिक चीज जितनी भी थी उतनी तो समझ आ गई। यस कैपलर फ्लोज मैम। ऑफ कैपलर फ्लोज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, और जो बेसिक सी चीज हमने पढ़ी। अब मुझे ये बताओ तुम कि जब भी हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हर एक मास के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी एक मास जो है दूसरे मास के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो फिर हम एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं लगा रहे? हम क्यों अर्थ की तरफ जा रहे हैं? हमारे अंदर भी तो मास है, चेयर के अंदर भी मास है, बोर्ड के अंदर भी मास है, हर चीज में मास है, फिर हम एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? मैम अर्थ का मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। हाँ देखो, अर्थ का मास जो है हम सारे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो एक दूसरे की तरफ जाने के बजाय हम कहाँ जा रहे हैं, अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ जो है स्ट्रांगली हमें अट्रैक्ट कर रही है, तो हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहे हैं, अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? चलो इतना समझ आ गया। अब आप लोगों को एक चीज पता है, जब हम लेटते हैं ना, जैसे सोते हैं या फिर बेड पे लेट गए आप, ठीक है, व्हेन यू लाई ऑन द बेड, आपकी जो मसल्स हैं या फिर आपकी जो मसल्स हैं उन पे क्या लगेगी, सब पे इक्वल ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ। अगर इस तरह से हो आप, तो आपकी पूरी बॉडी पे क्या लगेगी, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो हमारी स्पाइनल कोड का कर्व होता है इस तरह से, इसको भी क्या पड़ता है, स्ट्रेच पड़ता है नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा ना सीधा हो जाता है, ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, उसकी वजह से जब हम लेटते हैं ना, हमें लगता है हमारी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, लगता है ना कि हम थोड़े ज्यादा ही लंबे हो गए। जब बेड पे लेटते हैं ऐसे लगता है। ऐसा क्यों लगता है? तब ये स्पाइनल कोड जो है थोड़ी स्ट्रेच होती है, तो 1-4-5 सेंटीमीटर से हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो, या फिर 1 इंच लगा लो, इससे हमें लगता है कि हमारी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो तुम में से किसी की हाइट छोटी है ना, तो क्या करना है, जब आप सो के उठते हो, आपकी स्पाइनल कोड में ऑलरेडी स्ट्रेच होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है, उस टाइम पे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग तो वैसे भी करनी चाहिए, मसल्स जो है हमारी स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उस टाइम पे स्ट्रेचिंग करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। समझे? हाइट बढ़ानी है तो कॉम्प्लान नहीं पीना है, क्या करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, कॉम्प्लान से कुछ नहीं होगा, ना बोर्नविटा से। समझ गए? बोलो, आगे समझ? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, पीते तो नहीं हो कॉम्प्लान? नो मैम। पिया करो फिर। कितनी कितनी हाइट है तुम्हारी?